हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास तक हमने डिस्कशन किया एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड डेटाज के बारे में, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है, जैसे फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी पे आई है, लेकिन इश्यूज क्या है। और एक खुशखबरी वाली बात भी थी कि किस तरह से ये ग्रोथ रेट जो बढ़ रही है उसमें दूसरी कंट्री के साथ हमारी ग्रोथ रेट इंडिया की क्या है। और उसके साथ ये देखा था कि ये जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये नॉमिनल बेसिस पे थी, और हमने समझा था कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होती है, इसके बेसिस में नॉमिनल क्यों देखा जाता है। और एक एक और डेटा देखा था जिसमें ये बोले थे कि हम हमारी जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, वो किसके बेसिस पे है, वो है पीपीपी। तो आज बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये पीपीपी होता क्या है और ये नॉमिनल जीडीपी से कैसे डिफर करता है। क्या ये नॉमिनल और रियल जीडीपी के जैसे ही है कुछ? तो अगर मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं तो नहीं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे ये बिल्कुल नहीं है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी बेसिकली ये किसी एक इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि उसकी रियलिटी बताती है, उसका ओवरऑल प्रोडक्शन बताती है। तो हम ये तो जानते हैं कि जो जीडीपी है ना, वो फाइनल गुड एंड सर्विस तो बताता है, फाइनल गुड एंड सर्विस बताता है। लेकिन अगर हम बात करें ये पीपीपी जो परचेजिंग, अगर हम बात करें परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, ये एक्चुअली होती क्या है? तो ये जो बेसिकली पीपीपी होती है, ये कंपेयर करने का तरीका है किसी भी दो कंट्री के, और या दो से ज्यादा कंट्री की इकोनॉमी की साइज को, और वो एक्चुअल कंपेरिजन। अब इसमें जाने से पहले, इसको समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि हमने जीडीपी में ना कभी भी मनी का जिक्र नहीं किया, मतलब पैसे का जिक्र नहीं किया। हमने क्या किया है कि प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस पे हमने क्या किया है, इम्फेसिस किया है, जिसका इनका वैल्यू कितना होता है ना, हम वैल्यू पे इम्फेसिस किए हैं। तो ये जो पीपीपी को समझने के लिए ये वैल्यू ही मैटर करती है। आप कहोगे सर ये वैल्यू किस तरह से मैटर करती है, तो मैं समझाता हूँ। अब मान लीजिए कि आप क्या है ना कि आप अमेरिका में रहते हो, ठीक है, आप भारत के हो लेकिन अमेरिका में रहते हो, और आप जाते हो किसी बर्गर की दुकान पे, ठीक है, बर्गर की दुकान पे कि भाई हमें ना एक बर्गर दे दो, ठीक है। और आपके पास क्या है ना, इंडियन करेंसी है। तो मान लीजिए कि जो $1 है वो 100 रुपए के बराबर है, 100 रुपए के बराबर है, इंडियन 100 रुपए के बराबर। तो आप जाते हो और बर्गर के कितने रुपए दे के आ जाते हो? आप $5 दे के आ जाते हो, मतलब कितने रुपए दे दिए आपने? 500 रुपए। अब कुछ दिन बाद में आप क्या करते हो कि इंडिया में आते हो, और आप कहते हो कि भैया मेरे को ना, अब इंडिया में जो बर्गर की दुकान है, उस पे आप जाते हो और कहते हो कि भैया एक काम करो, मुझे ना ये 500 रुपए के बर्गर दे दो, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या इश्यू है, इंडिया में ये है कि जो एक बर्गर है ना, उसका जो प्राइस है वो 100 रुपए है। तो मुझे बताइए 500 रुपए में कितने बर्गर देंगे? तो ये 500, ये देंगे आपको 5 बर्गर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने बर्गर मिल जाएंगे? 5 बर्गर मिल जाएंगे। और आप सरप्राइज हो जाते हो कि यार मैं जब अमेरिका में था ना, तब तो मुझे 500 रुपए का मतलब $5 का एक ही बर्गर दे रहा मिल रहा था, और वहीं पे मैं इंडिया में हूं तो मुझे 5 बर्गर दे मिल रहे हैं, कितने का? $5 का, मतलब 500 रुपए का। यानी कि यहाँ पे क्या है ना, ये 500 रुपए है ना, इसमें ज्यादा पावर होती है किस चीज की? ज्यादा वैल्यू खरीदने की। यानी कि आपको 5 बर्गर मिल रहे हैं ना, और यहीं पे ये $5 था, इसकी वैल्यू क्या थी? बहुत ज्यादा कम थी। यानी कि ये 500 रुपए की वैल्यू क्या थी? बहुत ज्यादा कम थी इसमें ही। तो परचेजिंग पावर पेरिटी में क्या होता है, इंडिया में आपकी परचेजिंग पावर पेरिटी बढ़ गई है, मतलब खरीदने की क्षमता बढ़ गई है। खरीदने की क्षमता कैसे? आपके पास दोनों तरफ 500 रुपए ही थे, मतलब कि $5 ही थे दोनों तरफ, भारत में भी और यहाँ अमेरिका में भी। लेकिन ये $500 है ना, ये ज्यादा चीजें खरीद रहा है, ये 5 बर्गर खरीद रहा है, ठीक है। वहीं यहाँ पे भी ये जो $5 मतलब कि 500 रुपए, आपको कितने खरीद रहा है? सिर्फ एक बर्गर खरीद रहा है। तो मैं कहूं कि परचेजिंग पावर पैरिटी किसकी पावरफुल है, तो आप कहोगे कि इंडिया की करेंसी की पावरफुल है। तो अगर आप देखोगे ना, तो हमने जैसे कल डिसाइड किया था कि डिस्कस किया था
कि इंडिया की जीडीपी अगर हम नॉमिनल देखें तो कितनी है, 3.7 ट्रिलियन डॉलर। वहीं अमेरिका की जीडीपी कितनी है, अमेरिका की जीडीपी है 25.44 ट्रिलियन डॉलर थी। अब ये तो नॉमिनल जीडीपी थी, मतलब पैसे का कंपैरिजन। अगर हम वैल्यू का कंपेयर करें, अगर पीपीपी के बेसिस पे देखें तो इंडिया की जीडीपी का पावर ज्यादा है ना, तो डेफिनेटली इंडिया की जो जीडीपी है वो बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पे 25 से लेके $3 में लगभग $21 का फर्क है इंडिया और इनकी जीडीपी। वहीं अगर हम जीडीपी पीपीपी के बेसिस पे देखेंगे तो $14.26 हो जाती है, मतलब ये बढ़ जाती है पावर हमारी नॉमिनल। यानी कि हम इस जीडीपी में बहुत खुश है। हमारी जीडीपी $3.7 ट्रिलियन डॉलर है ना, तो हमारा काम चल रहा है इसमें। अगर सोच के देखो अमेरिका का जो जीडीपी है, जो कि नॉमिनल जीडीपी अगर $3.7 हो ना, ट्रिलियन डॉलर हो मान लो, तो इस देश के लोग भूखे नंगे मरेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना रुपया है ना, तो इसकी पावर ज्यादा है, जो कि इसके बराबर है। एक्चुअल में देखें ना तो ये 3.7 नहीं है, हमारी $14.26 इकोनॉमी है। इसलिए अगर हम कंपेयर करते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी पीपीपी के बेसिस पे कौन से नंबर पे आती है, थर्ड लार्जेस्ट पे आती है। वहीं अगर हम नॉमिनल जीडीपी देखते हैं तो किस नंबर पे आते हैं, तो हम आएंगे फिफ्थ नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कभी ऐसे हो सकता है क्या पीपीपी की जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से कम हो? ऑफ कोर्स हो सकता है। वो इंडिया के इस केस में तो ज्यादा है पीपीपी, लेकिन जैसे जापान की बात करें तो जापान में क्या होता है कि वहां पे उनकी इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है, जीडीपी तो नॉमिनल तो बहुत बड़ी है, लेकिन पीपीपी है ना वो कम होती है। तो ये पीपीपी और नॉमिनल ना एक दूसरे से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। हम लोग लकी हैं कि हमारी जो जीडीपी पीपीपी है, इंडिया की पीपीपी है, परचेजिंग पावर, पावर पैरिटी, वो नॉमिनल जीडीपी से क्या है, ज्यादा है। तो नॉमिनल पीपीपी जीडीपी की बात करें तो ये इसलिए आती है कि किसी दो देश के बीच में किसमें क्षमता है ज्यादा चीजें बनाने की, कम पैसे में ज्यादा चीजें बनाने की, तो वो इंडिया की है। ठीक है, चलो अब हमने नए बेस्ट टॉपिक पे चलते हैं, इन्फ्लेशन। इस इन्फ्लेशन को मैं इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा, इसलिए अपनी कमर की जो पेटी है उसको कस के बांध लीजिए और थोड़ा ध्यान से ध्यान वो कीजिए। अब मान लीजिए कि एक दुकानदार है, ठीक है, और उसके पास 1 किलोग्राम ही शुगर है, ठीक है, और वो 1 किलोग्राम शुगर का 15 रुपीज ले रहा है। अब क्या होता है कि सडनली चार पांच, पहले एक आदमी आता था इसके पास, ठीक है, और ये 15 रुपए की ले जाता था, 15 रुपए की। अब क्या होगा कि सडनली मान लीजिए कि शादियों का सीजन आ गया, कोई भी रीजन हो गया, और सब लोगों को घर में चीनी चाहिए, तो ये 3 लोग आते हैं। अब इसके पास तो सप्लाई करने के लिए तो 1 किलोग्राम ही चीनी है, मान लीजिए इसके पास तो सिर्फ 1 किलोग्राम ही चीनी है, और इन सभी को ना 1 1 किलोग्राम चीनी चाहिए, 1 1 किलोग्राम। ये सारे भाग के आते हैं, अरे भाई साहब हमको चीनी दो, ये कहता है अरे भाई साहब हमको चीनी। मतलब मार्केट में, यानी कि इसके पास है तो 1 किलोग्राम चीनी, अभी किसको देगा? तो ये बोलेगा आप 15 है ना, मैं 16 रुपए दूंगा, मुझे दे दो। फिर ये बोलेगा अरे भाई मुझे जरूरत है तुमसे ज्यादा, मैं 20 रुपए दूंगा। ये बोलेगा कि 25 रुपए दूंगा मैं। ये बोलेगा भाई मैं 30 रुपए देने को तैयार हूँ, 1 किलोग्राम मुझे दे दो। तो ये दुकानदार बैठा है, तो ये क्या सोचेगा, भाई मैं तो उसको दूंगा ना जो ज्यादा पैसा देगा, तो ये इसको दे देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब मार्केट में सप्लाई कम हो, सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो, क्या हो, डिमांड बहुत ज्यादा हो, तो ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लेशन है ना वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? सप्लाई क्या हो, मार्केट में सप्लाई कम हो, क्योंकि सप्लाई तो 1 किलोग्राम की है ना। अब मान लीजिए इस आदमी के पास 5 किलोग्राम चीनी रहती और सबको 1 1 किलोग्राम की जरूरत होती, तो ये तो सबको 1 1 किलोग्राम दे देता, और ये 16 रुपए क्यों देते हैं, क्योंकि इनको तो पता है 15 रुपए की मिलती है, तो ये भी 15 देता, ये भी 15 देता, ये भी 15 देता और ये भी 15 देता। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई, ठीक है। तो तब तो 15 रुपए की, तो फिर इन्फ्लेशन कितना होता है, 0। लेकिन सप्लाई क्या है, कम है, और डिमांड क्या है, ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो अगर हम महंगाई की बात करें, एक्चुअली महंगाई होती क्या है, डिमांड क्या हो जाए, सडनली बढ़ जाए, और सप्लाई क्या हो जाए, घट जाए, तो इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाए। हम सीधा बात करते हैं मैंगो पे। मान लीजिए मैंगो है, ठीक है, कि आप गए और मैंगो देखे, और
मैंगो देख के, और समर में जाते हो, ठीक है, गर्मी के टाइम में जाते हो, तो आप देखते हो कि 1 किलोग्राम मैंगो है ना, मान लीजिए 40 रुपए किलो है। वहीं अगर आप सर्दी में खरीदने जाओगे ना, क्यों? क्योंकि गर्मियों में मैंगो क्या है, मैंगो की जो खेती होती है या फिर मैंगो लगता है, लेकिन सर्दियों में क्या होते हैं, मैंगो लगते नहीं है। तो कैसे, जैसे लोग बचा के रखते हैं इन मैंगो को, अब सर्दियों में आप गए कि भाई मुझे मैंगो चाहिए, तो 1 किलोग्राम मैंगो के अगर आप देखोगे तो कितने रुपए, लगभग 300 रुपए किलोग्राम में मिलता है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में अगर हम देखें, सर्दियों में क्या है, मैंगो तो उगते नहीं है, मतलब क्या है, सप्लाई कम है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होती है, चाहे डिमांड ज्यादा नहीं बढ़े, डिमांड उतनी थी, गर्मियों में भी उतनी थी, सर्दियों में भी उतनी थी, लेकिन अगर सप्लाई कम हो गई ना, सप्लाई तो ऐसी चीज है कि सप्लाई कम हो गई ना, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो 300 किलोग्राम, तो इसका ये है इन्फ्लेशन का रीजन, डिमांड ज्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, या फिर सप्लाई एकदम कम हो जाए और डिमांड ज्यादा बढ़ जाए। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आप देखोगे कि जब मैरिज का टाइम होता है, मतलब शादियों का सीजन होता है, या फिर ऐसे मान लो जैसे दिवाली जैसे बड़े बड़े फेस्टिवल्स आते हैं, ठीक है, तब आप किसी दुकान पे जाते हो और कपड़े खरीदने जाते हो। पूरे पूरे साल क्या होता है ना कि कपड़े तो उसी के हिसाब से मिलते हैं आपको, ठीक है। आप गए कपड़े खरीदने दिवाली के टाइम में, तो आप देखोगे कि डिमांड क्या है, सडनली क्या हो गई, बढ़ गई। और कपड़े वालों के पास ऐसे नहीं कि कपड़ों की कमी हो गई, कपड़े उतने ही है, डिमांड बढ़ गई। तो ये लोग क्या कर देंगे कि डिमांड बढ़ रही है ना, तो इनको लगेगा अपना स्टॉक खत्म हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, डिमांड तो बढ़ी रही है, इनको पता है दिवाली आने वाली है, डिमांड बढ़ने वाली है, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इन्फ्लेशन के रीजन क्या है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि किस किस तरह से, अब मान लीजिए, अब एक और चीज समझते हैं कि मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका बैंक है, ठीक, ये आपका बैंक है, और ये अपना मार्केट है, या एक गाड़ी आई है, और ये गाड़ी आपको बड़ी प्यारी लगी, मान लीजिए सस्ती सी गाड़ी, टाटा पंच की नाम ले लेते हैं, टाटा साहब की, आपको ये खरीदना है, ठीक है। आप देखते हो कि यार ये 8 लाख रुपए है, मेरे पास तो 8 लाख रुपए नहीं, मैं बैंक में जाता हूँ, ये बैंक में जाता है, ये बैंक में जाता है, भाई साहब मुझे ना 8 लाख रुपए क्या चाहिए, लोन चाहिए। तो ये बोलता है मिल जाएगा आपको 8 लाख लोन, लेकिन इंटरेस्ट रेट कितना है, 11% है। आप हो गए, अरे बाप रे यार, मारे गए, अपन नहीं खरीदेंगे। अब कुछ दिन बाद में क्या होता है ना कि बैंक स्कीम निकालता है, और बैंक बोलता है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है क्या है, 7% है। जैसे ही इन्होंने इंटरेस्ट रेट घटाया, आप दौड़े दौड़े जाओगे, भैया भैया मुझे ना 8 लाख रुपए दीजिए। 8 लाख जैसे ही लोगे, आप क्या कर लोगे, गाड़ी खरीद लोगे, यानी कि डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो बैंक होती है ना, अगर बैंक का जो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो ज्यादा लोन, अब केवल आप ही तो नहीं हो ना, तो ज्यादा लोग क्या है, ज्यादा लोग खरीदने जाएंगे कि मुझे भी टाटा पंच आए, तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। टाटा पंच है तो एक, या 8 लाख की आ रही थी, और सब लोगों के हाथ में क्या क्या आ गए, 8 8 लाख रुपए आ गए। अब सब लोग भागे भागे जाएंगे, भाई मुझे दो, मुझे दो। तो ये सोचेगा यार ये सबको चाहिए, तो ये बोलेगा भाई मैं ना आपको, मेरे पास 1 लाख एक्स्ट्रा है, मैं 9 लाख दूंगा। ये बोलेगा भाई मेरे पास में 2 लाख एक्स्ट्रा है, मैं 10 लाख दूंगा। ये बोलेगा, ऐसे करके क्या हो गया, ऑटोमेटिकली टाटा पंच के क्या है ना, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली मान लीजिए ये फिर टाटा पंच कितने में बिकेगी, 15 लाख। तो कभी कभी क्या देखा जाता है कि अगर लोन ज्यादा, अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट बैंक कम कर देते हैं ना, तो भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों के हाथ में क्या आ जाता है, पैसा आ जाता है। यानी कि अगर लोगों के हाथ में पैसा आ गया ना, तो लोग खर्च करने में घबराएंगे नहीं, और उससे इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब मान लीजिए कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कि ये अपनी क्या है, ये अपनी पार्लियामेंट है, ठीक, ये मान लीजिए पार्लियामेंट है। अब मोदी जी टेंशन में आ गए कि भाई, या फिर, और ये अपना मान लीजिए ये अपना क्या है, ये अपना है आरबीआई। मोदी जी टेंशन में आ गए कि भाई मार्केट में नहीं, टाटा पंच की तो 15 लाख हो गई है, महंगाई बहुत खतरनाक हो रही है, और जो लोग बेचारे लोन नहीं ले पा रहे हैं,
तो महंगाई बढ़ जाएगी तो ये दो अमीर लोग थे, लोन ले लिया 8-8 लाख की, लेकिन ये तो मारे जाएंगे ना, क्योंकि हर चीज का ही क्या हो रहा है, टाटा पंच की तो 15 लाख हो गई, ये तो बेचारे 8 लाख में खरीद सकते हैं। तो मोदी जी क्या कहेंगे, आरबीआई को बोलेंगे कि यार एक काम करो, ये जो मार्केट में पैसा पड़ा है ना, इनको खींचो। तो ये आरबीआई क्या क्या कर सकता है, आरबीआई जाएगा बैंकों के पास, बोलेगा अरे बुद्धो, इंटरेस्ट रेट क्या करो बढ़ाओ। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो ये लोग घबराने लग जाएंगे लोन लेने से। तो इनमें से मान लो ये 2-3 लोग ही जाएंगे, ये पूरे लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी कैपेसिटी है। ठीक है। तो जैसे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, मार्केट में क्या हो जाएगा, मार्केट में जो पैसा है ना, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर एक बात मान लीजिए, गवर्नमेंट क्या होती है, एक पेपर होता है जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोली जाती है। अभी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, इसके बेसिकली हम ना इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं समझा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। इस पे ये लिख देता है कि मैं भारत सरकार आपको इस कागज के बदले में, मतलब इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले में 100 रुपए फ्यूचर में दूंगा। आप मुझे अभी कितने दे दो, 80 रुपए दे दो, 80 रुपए दे दो। तो गवर्नमेंट जाती है और मार्केट में जाती है और इन लोगों को बोलती है, भाई और बहनों, ये जितने भी आपके पास रुपए हैं ना, आप मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो। ठीक है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो और आप मेरे को 80-80 रुपए दे दो। तो ये सब लोग 80-80 रुपए दे देंगे, खरीद लेंगे। और जैसे खरीदेंगे तो इनके पास 8-8 लाख रुपए में से 80-80 रुपए कम हो गया। मतलब मार्केट में क्या हो गया, मार्केट में पैसा कम हो गया। तो जैसे पैसा कम होगा तो इनकी परचेजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, इन्फ्लेशन घट जाएगा। समझ रहे हो। तो ये चीज क्या होती है, इसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। तो मैं समझता हूँ इन्फ्लेशन का यहाँ तक तो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब कभी कभी क्या होता है ना कि इन्फ्लेशन अलग अलग टाइप से होने लग जाता है। कैसे होने लग जाता है, देखो, इन्फ्लेशन क्या खराब चीज है। हम कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, भाई महंगाई बढ़ रही है। महंगाई अच्छी भी है, ऐसी बात नहीं खराब है। महंगाई अच्छी भी है और थोड़ी बहुत कह सकते हैं बुरी भी है ना, गुड एंड बैड के बीच में ये चलती है। अब आप कहोगे सर कैसे, देखो कुछ महंगाई के टाइप होते हैं। एक होती है क्रिपलिंग, है ना, या फिर क्रीपिंग बोलते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। कुछ टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है क्या नहीं होता है, इनके बारे में। क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गए। एक होता है गैलोपिंग, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और एक होता है मतलब मान लीजिए हाइपर हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन। अब ये क्या होता है देखिए, अब मान लीजिए गवर्नमेंट क्या होती है कि अब मैंने एक फैक्ट्री बनाई। ठीक है, फैक्ट्री बनाई और फैक्ट्री बना के मैंने पूरा प्रोडक्ट बेचा मार्केट में 100 रुपए का। ठीक। और उसके बाद में क्या हुआ, वो मार्केट में खरीद रहे हैं 100 रुपए की। और फिर ऐसे 3-4 साल हो गए, 100 रुपए ही चल रहा है ये। मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा। मैं 100 रुपए का बनाता हूँ, मेरी पूरी लागत हो रही है 100 रुपए और मेरे बिक रहा है 100 रुपए, मतलब महंगाई तो है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अपनी कंपनी बंद कर दूंगा। भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, ये तो 100 रुपए का ही बढ़। तो जैसे ये 110 का बढ़ेगा ना, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो इन्फ्लेशन जरूरी भी है, लेकिन कम इन्फ्लेशन, जिसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, स्लो इन्फ्लेशन। क्योंकि स्लो इन्फ्लेशन होगा ना तो लोगों की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, लोग चीजें बनाएंगे क्योंकि उनको बेनिफिट होता है, उनको एडवांटेज मिलता है। समझ रहे हो। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होना चाहिए। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब हो गया 1-2%। ठीक है। और ये जो कि हेल्दी है हमारे इकोनॉमी के लिए, हेल्दी है इकोनॉमी के लिए, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं गैलोपिंग। गैलोपिंग का मतलब होता है घोड़ा का दौड़ना, एक तरह से घोड़े की तरह दौड़ती है। तो ये थोड़ी फास्ट हो जाती है। मान लीजिए कि इन्फ्लेशन 9-10% है, तो ये अच्छी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बढ़ जाएगी तो लोगों में महंगाई की मार पड़ेगी, सीधी सी बात है। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन में उनकी जो करेंसी होती है ना, उनमें बिलीव ही खत्म हो जाता है। कहने का मतलब क्या है इसमें ना, कभी कभी तो 1000% या अपन ले सकते हैं 2 लाख % के बेसिस पे ना इंक्रीमेंट होने लग जाता है। जैसे कैसे, अगर आप वेनेजुएला में देखोगे ना, वेनेजुएला जैसे कंट्री ले लो। ठीक है, या फिर जिम्बाब्वे ले लो। अब जिम्बाब्वे में ये सब कंट्री है ना, अगर आपको एक
फ़ोन लेना है, मान लीजिए आपको नॉर्मल सा फ़ोन लेना है, तो भी आपको ना पूरा एक थैला भर के ले जाना पड़ता है करेंसी। मतलब इनकी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है? इन लोगों का इस करेंसी में ना विश्वास उठ जाता है। इतने थैले थैले क्या, कभी-कभी तो ट्रक भर-भर के जाते हैं पैसे के, तब जाके कुछ एक छोटा-सा टीवी लेके आते हैं। अगर आप कुछ साउथ एशियन कंट्री है, थाईलैंड या बैंकॉक टाइप की, अगर वहाँ देखोगे तो मतलब बीच रास्ते में ना ऐसे पैसे के ढेर लगे रहते हैं, पैसों के ढेर लगे रहते हैं। यानी कि मान लीजिए आप इंडियन हो और वहाँ की लेनी है, तो आपको एक नोट में मतलब ₹100 के नोट में ना पूरा एक थैला भर के देंगे अपनी करेंसी का, वो लोग, जाओ खर्च करो। वहाँ पे अगर आपको एक एक पिज़्ज़ा लेना है, अपने इंडिया में जहाँ पे ₹300 का आ जाता है, वहाँ वहाँ पे वो अकेला पिज़्ज़ा 2-2 3-3 लाख रुपए का आता है। मतलब इतनी करेंसी भर के आती है। तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोला जाता है। इतना मतलब इतना हायर लेवल पे हो जाता है कि उनकी करेंसी में बिलीव नहीं होता, लोगों को ट्रस्ट नहीं रहता, वो सड़कों पे भी बेच रहे हैं अपनी करेंसी, वो कागज के भाव में बिक रही है। समझ रहे हो? तो ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन, अब गवर्नमेंट क्या सोच के रखी है, हम मॉनेटरी कमेटी की इनके सबकी बात करेंगे, तो वो बोलती है कि जो इन्फ्लेशन है ना, वो 4 प्लस माइनस 2% के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे 4 है, इसमें 2 माइनस कर दीजिए तो ये 2 हो गया, और 2 ऐड करोगे तो कितना हो गया 6। तो इसके बीच में अगर क्या है, इन्फ्लेशन है, तो हम उसको बोलते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और इतना तो होना चाहिए। जीरो हो जाएगा ना इन्फ्लेशन, तो मैंने बोला प्रोडक्शन ही खत्म हो जाएगा, डिमांड ही लोगों की खत्म हो जाएगी, सप्लाई ही खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो ये जीरो भी नहीं होना चाहिए। 2 से लेके 6 के बीच में कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करे कोई भी गवर्नमेंट। लेकिन कभी-कभी अभी जैसे फिलहाल 6 पॉइंट समथिंग चल रही है, तो इतना ज़्यादा नहीं है जितना है। कभी-कभी 2 के नीचे चली जाती है, तो मतलब डिमांड और प्रोडक्शन, कोई इकोनॉमी हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं। ठीक है? अब बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारी क्रीपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसको भी समझो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हमने देखा कि अभी तक तो क्रिपलिंग और इनके बारे में देखा। अब ये 2 को और समझना है कि ये हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या आती है। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ये सर होता क्या है, क्यों होता है? देखिए, कुछ चीज़ें होती है ना मार्केट में, वो ना काफ़ी वोलेटाइल होती है। आप कहोगे सर ये वोलेटाइल का मतलब क्या है? समझो। मान लीजिए आपको टोमेटो लेना है, ऑनियन लेना है, तो आप कभी-कभी देखते हो ना कि सडनली पता चलता है कि ऑनियन के दाम ₹300 किलो हो गए, और फिर 1 या 2 महीने में, 1 एंड 2 मंथ्स में देखते हो तो वही ऑनियन, ठीक है, ₹20 किलो बिक रहा है। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। या फिर पेट्रोल के दाम देख लो, मतलब फ्यूल्स के दाम देख लो, कहने की बात ये है। तो ये जो फूड आइटम्स है और जो फ्यूल वाले आइटम्स हैं, जो ये है ना, ये काफ़ी वोलेटाइल होते हैं नेचर में, कब बढ़ जाए कब कम हो जाए, तो ये इनके होते हैं ना, एक सडनली प्राइस बढ़ जाते हैं और सडनली प्राइस डाउन हो जाते हैं। तो जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होती है ना, गवर्नमेंट जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करती है, क्योंकि पॉलिसी जो भी बनती है ना गवर्नमेंट की, वो इन्फ्लेशन को ध्यान में देख के होती है, तो वो इसको कंसिडर नहीं करते। ठीक है? तो क्योंकि इनका जो प्राइस है ना, इनको गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती। इनके तो डिमांड पे और सप्लाई पे डिपेंड करता है। मान लीजिए सडनली कोई देश में वार हो जाता है, मान लीजिए अब यूक्रेन में वार हो गया, ठीक है, यूक्रेन में वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो मार्केट में ना वो वीट का प्राइस ना ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। या फिर मान लीजिए कि इस बार ना बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, ठीक है, ड्रोट आ गया, तो ड्रोट आ गया तो टोमेटो और ऑनियन तो क्या होंगे, ग्रोथ ही नहीं होगी इनकी, तो मतलब एग्रीकल्चर ही नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली टोमेटो और ऑनियन की क्या है, सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो ये 500-500 रुपए किलो में भी जाएंगे। तो इनको ना गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, समझ लो। लेकिन जो चीज को कंट्रोल में कर सकती है ना, उसको हम, तो उनको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। ठीक है? तो बेसिकली अगर आपको मैं समझाऊं, ये होता है बीच में होता है कोर इन्फ्लेशन। ठीक है? कोर इन्फ्लेशन जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल में करती है, जितनी भी पॉलिसी मेकिंग डिसीजन होते हैं, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन, ये इनके बेसिस पे होती है पॉलिसी मेकिंग डिसीजन। अब ये होते हैं मतलब बाकी चीजों के जैसे फ्यूल और इनके अलावा बाकी चीजों में हो रहा है ना, जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग आइटम हो गए, कार्स हो गई, गोल्ड हो गया, इन सब पे ना गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है।
ठीक। लेकिन अगर इस कोर इन्फ्लेशन में अगर हम फूड आइटम एंड फ्यूल आइटम ऐड कर देते हैं ना, तो इस ओवरऑल को हम क्या बोलने लग जाते हैं, इस ओवरऑल को बोलने लग जाते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। ये नॉन वोलेटाइल होती है, जो कोर इन्फ्लेशन होती है ना, ये होती है नॉन वोलेटाइल। इनको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, जैसे टैक्स के थ्रू, लोन के थ्रू, और ये डिपेंड करती है पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करती है बेसिकली। और ये नेचर में नॉन वोलेटाइल होती है और ये काफी वोलेटाइल होती है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या हो गया, कोर इन्फ्लेशन प्लस फूड प्लस फ्यूल, तो इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। और कोर इन्फ्लेशन जिस पे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट सिर्फ इन्हीं चीजों का ध्यान में रख के पॉलिसी बनाती है, कभी भी फूड एंड फ्यूल के बेसिस पे कभी गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाती। इस चीज का ध्यान रखना। अब बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रहा है। हमने ये देखा था, अगर आपको याद हो तो हमने देखा था जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है, वो बेसिकली होता क्या है, वो होता है नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इनटू 100। और हमने देखा था ये कुछ नहीं, जीडीपी डिफ्लेटर कुछ नहीं होता, ये इन्फ्लेशन को चेक करने का एक क्या होता है, हमारे पास टूल होता है कि मार्केट में कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और इसमें ना दोनों चीज आती है, फूड, गुड्स एंड सर्विस, दोनों चीज आती है, ठीक है। और इसमें जितने भी गुड्स होते हैं, मतलब अपने इंडिया में या कोई भी कंट्री में जितने प्रोड्यूस होते हैं गुड्स, जितनी भी सर्विस अवेलेबल है, हर कोई, मतलब ऑल गुड्स एंड सर्विस इंक्लूड होती है। इनके अलावा हमने उसी टाइम पे दो चीजों के बारे में बात किए थे, वो था डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। मैंने बोला था मैं आपको इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में समझाऊंगा, तो अब हम ये वाला कंसेप्ट समझने जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा ना बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चे ना काफी कंफ्यूज होते हैं, और इसमें कुछ चीजें काफी फैक्चुअल है जो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि आप ना मोदी जी के सेक्रेटरीट ऑफिसर हो, ठीक है। यहाँ पे मोदी जी बैठे हुए हैं, और मोदी जी बोलते हैं आपको कि जाइए और पता कीजिए कि मार्केट में ना इन्फ्लेशन कितना है। तो आप क्या कहोगे उनको, सर ये इन्फ्लेशन कैसे पॉसिबल है, हम मेजर करेंगे, मुझे तो एक एक आइटम का देखना पड़ेगा ना, मुझे तो देखना पड़ेगा कि भाई टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, ठीक है। मुझे तो ऑनियन का भी देखना पड़ेगा, सर मुझे इवन दो तो वीवो के मोबाइल का भी देखना पड़ेगा सर, आईफोन का भी देखना पड़ेगा सर, मुझे तो सब चीजों का देखना, सर मुझे तो ना टीवी का भी देखना पड़ेगा सर, तभी बता पाऊंगा ना कि उनके सबके कितने मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं अलग अलग, और उन सबको मैं ऐड करके देखूंगा कि पिछली साल, मान लीजिए कि 2023 में मान लीजिए सभी का टोटल चीजों के दाम मिला के 500 रुपए है, और इस साल मुझे देखना पड़ेगा सर 2024 में 600 रुपए है, कितने रुपए हैं सभी का मिला के। तो मोदी जी कहेंगे तो पता करो भाई इन्फ्लेशन कितना है, मुझे तो पता करना होगा। तो फिर ये आप क्या सोचते हो यार, मैं ऐसी कोई मेथड बनाता हूँ जिससे हर चीज का ना मैं क्या कर सकूं, सारी चीजों का प्राइस मेजर कर सकूं और एक वेटेज ला सकूं। वेटेज मतलब ओवरऑल एवरेज निकाल के बता सकूं कि सर हाँ इन्फ्लेशन इतना हो गया है सर, 6% है पिछले साल से, या कितना परसेंटेज। मान लीजिए कि पहले 1000 रुपए थे, और अब उन्हीं दाम के 1010 रुपए हो गए, या मान लीजिए 1100 रुपए हो गए, तो आप कहोगे कि सर 10% इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो आपको तो हर चीज देखना पड़ेगा ना, बिल्कुल। और ऐसे ही मेजर किया जाता है। अब कैसे मेजर किया जाता है उसको समझने से पहले एक सिंपल सा अपना डायग्राम समझो। अब देखो, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज होती है, कोई चीज का प्रोडक्शन ना, कोई फैक्ट्री कंपनीज इनमें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई, तो ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग वाला, ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी भी चीज की, जो कि क्या होता है, ये क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ये होते जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनको प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, सबको पता है, ठीक। उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, ये अपना जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे ना, उसको होलसेल में बेचते हैं। होलसेलर होते हैं ना, सबको पता है। तो वो लोग क्या करेंगे, तो ये मान लीजिए होलसेलर है, ये स्टॉक में पूरा का पूरा खरीद देंगे। ये होलसेलर क्या किया, मान लीजिए चीनी बनाए, ठीक है, मान लीजिए, तो चीनी इन्होंने बनाया, प्रोड्यूस किया और इनको बेच दिया इनको, ठीक। उसके बाद में होलसेलर होते हैं ना, इनके पास छोटे छोटे रिटेलर्स आते हैं,
कौन आते हैं? रिटेलर्स। ठीक, अब ये तो सीधा कस्टमर, ये जो होलसेलर सीधा कस्टमर को तो देंगे नहीं ना, ये रिटेलर्स उठाएंगे। मान लीजिए कि इसके पास 100 किलोग्राम चीनी आई, तो ये उठाएंगे सारे लोग, कितने कितने किलो उठाएंगे? ये उठाएंगे, मान लीजिए ये 25 किलोग्राम उठा लिया, ये 25 किलोग्राम उठा लिया, ये 25 किलोग्राम उठा लिया, और एक और मान लीजिए रिटेलर 25 किलोग्राम उठा लिया। और इनके पास आएंगे कौन? इनके पास आएंगे आपके कंज्यूमर्स, अपन कस्टमर्स बोलते हैं ना, कंज्यूमर्स। और इन्होंने मान लीजिए 5-5 किलोग्राम, पूरी इस तरह से 5-5 किलोग्राम, फिर इनके पास आएंगे, इनके पास आएंगे, इनके पास आएंगे। तो ऐसा मार्केट में चेन है कोई भी चीज का, मैन्युफैक्चरिंग का, सबको पता है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप? मोदी जी ने तो आपको बोला है, अब आप क्या करोगे? आप ऊपर से देखोगे, मतलब मान लीजिए अपनी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अब तो ट्रायंगल शेप में ही है। ठीक है, तो पार्लियामेंट वाले क्या करेंगे कि ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे, आप पार्लियामेंट में यहाँ पे खड़े हो, आप ऊपर से ऑब्जर्व करोगे, ये चेन को देखोगे, ये चेन हो कहाँ रही है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जो रिटेलर्स है, ये कंज्यूमर से ले रहे हैं। ठीक है, और फिर ये कंज्यूमर्स, तो आप एक तो देखोगे कि भाई मैं क्या करता हूँ, एक तो यहाँ पे इन इनसे देखता हूँ कि इनको कितने रुपए में दाम मिल रहा है। ठीक है, और एक दूसरा मैं देखता हूँ इनको, कि ये लोग ना कितना दाम में उठा रहे हैं। क्या पहले 100 किलोग्राम मान लीजिए 100 रुपए में खरीद रहे थे, अब वही 100 किलोग्राम ये लोग ले खरीद रहे हैं 200 रुपए में। और अगर इनका ऐड करोगे, मान लीजिए 5-5 किलोग्राम ऐसे टोटल लोग खरीदे ना, ये भी 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम करके मान लीजिए 100 किलोग्राम हो गया। और इनके हाथ में वो 100 रुपए की चीज या 200 रुपए की चीज कितने में आ रही है? 600 रुपए में आ रही है। तो देख रहे हो क्यों? क्योंकि ये रिटेलर भी तो अपना प्रॉफिट कमाएंगे ना, ये फिर आगे बेचेंगे। ये जो होलसेलर है ये भी अपना प्रॉफिट कमाएंगे, कुछ पैसा प्रॉफिट कमाएंगे, फिर रिटेलर्स को बेचेंगे। तो आप देखोगे कि हर स्टेज में ना पैसा बढ़ता जा रहा है। तो महंगाई तो आपको देखना पड़ेगा ना कि यहाँ पे कितनी हो रही है, यहाँ पे कितनी हो रही। अगर मान लीजिए ये वूल सेलर है, इनको पहले 100 रुपए में मिलती थी, अब 200 रुपए मिल रही, तो ऑटोमेटिकली इनको तो इनसे ज्यादा महंगी मिलेगी ना। तो यहाँ पे भी पैसा बढ़ा है ना, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे पैसा बढ़ा है ना, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो कहने का मतलब है एक दूसरे पे रिफ्लेक्ट होगा, मतलब कंज्यूमर्स, मान लीजिए कंज्यूमर का पैसा बढ़ा है ना, तो इसका रिफ्लेक्शन इस पे होगा, रिटेलर्स पे। और इनके पैसे बढ़े हैं ना, तो इनका रिफ्लेक्शन होलसेलर पे होगा। और होलसेलर का पैसा बढ़ा है तो प्रोडक्शन वाले पे होगा, पीपीआई पे। तो जो हम अब क्या करेंगे, मैं करूंगा एक बकेट बनाऊं। ठीक है, पहले इसमें देखूंगा किसमें, होलसेलर के बेसिस पे एक बकेट बनाऊंगा मान लीजिए, और इसमें कुछ आइटम डाल दूंगा, चीनी, चाय, फ्यूल्स, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, सारी चीजें डाल दूंगा। लेकिन इसमें देखना ये प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स ही आ रहे हैं इसमें, एक चीज ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग में सारे आ गए आपके। तो इसमें क्या होते हैं ना, कुछ चीजें होती प्राइमरी चीजें, प्राइमरी प्रोड्यूस प्रोडक्ट। ठीक है, प्राइमरी आर्टिकल बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, एक बकेट बना दिया, और उसमें जितने भी मार्केट में चीजें बनती है ना, उनमें प्राइमरी आर्टिकल है। इसमें 102 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। मान लीजिए बुक्स आ गए, पेन आ गई, और वॉचेज आ गई, ऐसे करके, और फूड वगैरह ये सब करके प्राइमरी आर्टिकल 102 है। ठीक है, कुछ आइटम्स का बनाया उन्होंने, वो फ्यूल का बना दिया, फ्यूल एंड पावर का। इसका फ्यूल एंड पावर का, फ्यूल एंड पावर में कितने टाइप की होती है आपको पता ही है। ठीक है, 19 टाइप के हो गए, पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, एलपीजी हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, केरोसिन हो गई। ठीक, और फिर बाकी के जो कुछ बचे उनको मैन्युफैक्चरिंग आइटम बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से आइटम्स हो गए, जैसे मान लीजिए सीमेंट हो गई, आरसीसी हो गई, लोहा हो गया, या फिर कुछ भी मान लीजिए कंक्रीट वगैरह, ये सारे। ठीक है, ये हो गए 555। अब मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स में सारे आ गए आपके, गन्ने गन्ने वन्ने मैन्युफैक्चर करने वाले, गारमेंट्स आ गए, कपड़े आ गए, उसके अलावा जो भी कुछ है लकड़ी के काम आ गए, फर्नीचर आ गए, ये सारे आ गए। तो इनका अगर वेटेज देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा वेटेज आता है इनका, मैन्युफैक्चरिंग का। वो कितना होता है? 64.23%। ये आपको याद रखने, फैक्चुअल डेटा है। ठीक है, ये लगभग होते 13.51%। क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, ये क्वेश्चन सबसे
पॉपुलर क्वेश्चन है, हर 1-2 साल में ये क्वेश्चन आते ही हैं कि कौन से आइटम कितना परसेंट वेटेज है, कौन से में है, क्या होता है डब्ल्यूपीआई। ठीक है, और इनका होता है अराउंड 22.62%, ये याद रखना। तो क्या होता है, पार्लियामेंट में आप खड़े खड़े देख के एक तो यहाँ पे मेजर किया, तो इसके इस ये जो यहाँ पे जो आप होलसेल पे कर रहे हो तो उसको बोलते हैं डब्ल्यूपीआई, समझ रहे हो, जो कि वीकली मेजर करते हैं। होलसेल पावर जो इंडेक्स होता है ना, होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये तो डब्ल्यूपीआई के बेसिस पे हो गया क्योंकि होलसेल पे देख रहे हैं। ये मतलब वीकली क्या होता है, मेजर होता है। वीकली मेजर करेंगे कि हाँ भाई, इनके जितना भी आइटम, मान लीजिए सारे आइटम आते हैं 1,000 रुपए के, कितने रुपए के, 1,000 रुपए के, और फिर एक सप्ताह के बाद में, 1 वीक के बाद में ये आइटम 1,100 रुपए के आएंगे, तो आप क्या कहोगे कि 10% की क्या हुई है, 10% का इन्फ्लेशन बढ़ा है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात की है। यहाँ पे जितने भी प्राइमरी आर्टिकल भी क्या है, गुड्स है, ये भी गुड्स है, और मैन्युफैक्चरिंग आइटम भी क्या है, गुड्स है। क्या मैंने यहाँ पे सर्विस देखा, नहीं। तो इसमें ये याद रखना, इट डज नॉट इंक्लूड सर्विस, डज नॉट इंक्लूड सर्विस। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार अभी तक यूपीएससी में, अलग अलग पीसीएस में, एससी एसएससी में, जितनी भी एग्जाम है इनमें पूछा गया है कि डब्ल्यूपीआई में क्या सर्विस इंक्लूड होती है, नहीं होती है। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ये बल्क में सेल कर रहे हैं ना, ये तो बल्क में सेल कर रहे हैं, होलसेल जो बल्क में रिटेलर्स को दे रहे हैं, इसमें जितनी भी कमोडिटी है, जितनी भी कमोडिटी है वो बल्क सेल वाली है। कौन सी है, बल्क सेल्स ऑफ कमोडिटी। ये आपको याद रखना है, रटना कुछ नहीं है। याद रखने का मतलब होता है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें रखो दिमाग में, उनको दिमाग में, मतलब रटते समय दिमाग में कॉन्शियस के साथ रखो। मैन्युफैक्चरिंग में आप देख लो ना, खुद सोच के देखो कितना मैन्युफैक्चरिंग का चीज। आप टाइल्स देख लो, आप बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, बड़े बड़े चीजें देखोगे तो आप पता चलेगा कि खाने के आइटम तो 102 ही है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग कितना है, फ्यूल्स एंड पावर 19 ही है, सीधी सी बात है। केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ऐसे टोटल मिला के एलपीजी, अलग अलग टाइप की सारी। ठीक है, अब अपन चलते हैं किस पे, कंज्यूमर लेवल पे। ठीक है, अब क्या हुआ, हम कंज्यूमर लेवल पे जाते हैं। अब कंज्यूमर लेवल पे भी हमने एक बकेट बना दी इसी टाइप की। ठीक है, इस कंज्यूमर लेवल पे हमने जो बकेट बनाई है, इसमें भी हम क्या करें, अलग अलग वेटेज हो गए। तो इसमें क्या क्या होती है, एक तो जो अपने हाउस होल्ड कंजम्पशन में आती है, हाउस होल्ड कंजम्पशन में जो आती है वो चीजें आ गई। ठीक है, इसके अलावा इसमें सर्विस भी आती है, क्योंकि कंज्यूमर तो सारी चीजें कंज्यूम करेगा ना, ये तो मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग से। अब मान लीजिए ये कंज्यूमर जाता है होटल में भी जाता है कभी कभी, ये थोड़ी ना होटल में जाएंगे भाई। ये कंज्यूमर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी यूज करते हैं, ये कंज्यूमर मोबाइल्स भी यूज करते हैं, सर्विस भी। तो ये सर्विस सेक्टर भी इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, वही एवरेज जो चेंज होगा वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट द एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ लेवल पेड बाय कंज्यूमर। तो जितना अभी इस कंज्यूमर को जाके पूछेंगे कि एक महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हुआ है, फिर अलग अलग कंज्यूमर से पूछा जाएगा, तो फिर देखा देखा जाएगा कि जो कंज्यूमर एक पिछले साल 1,000 रुपए खर्च कर रहे थे, इस साल 1100 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो ये सी यहाँ पे कंज्यूमर के बेसिस पे होता है, इसको बोलता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। समझ रहे, ये हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लेकिन इसमें क्या होता है ना, ये जो सर्विस होती है ना, ये सर्विस, ये सारी सर्विस नहीं आती। मान लीजिए, क्योंकि कंज्यूमर तो सारी सर्विस लेंगे नहीं ना। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई सर्विस यूज करनी है, या कोई प्राइवेट कंपनी सर्विस यूज कर रही है, वो इंडिविजुअल जरूरी नहीं ना वो सर्विस करे। तो इंडिविजुअल तो अपनी अपनी सर्विस, मान लीजिए मोबाइल की सर्विस ले ली, ट्रांसपोर्ट का ले लिया, या फिर मान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा होटल में, रेस्टोरेंट में जाके खा ली। तो ये लोग तो सिर्फ इतनी ही सर्विस होती है, लेकिन सर्विस तो और टाइप की होती है। मान लीजिए बड़ी बड़ी टेलीकॉम्स कंपनीज है, ठीक है, वो अलग अलग टाइप की सर्विस लेती है, दूसरे देश के साथ में आईटी हब है। तो इसमें ना पूरी सर्विस इंक्लूड नहीं। तो सीपीआई में गुड्स एंड सर्विस दोनों आती है, लेकिन लिमिटेड सर्विस आती है, ये याद रखना, लिमिटेड सर्विस आती है। वहीं सिर्फ डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स आते हैं। ठीक है, तो ये इस तो इनका भी मेजरमेंट करते हैं, और इनका मेजरमेंट देके वेटेज देखते हैं, वेटेज
देख के और फिर चेक करते हैं कि प्राइस इंक्रीज हुआ कि नहीं। यूपीएससी का एक क्वेश्चन है कि अगर कंज्यूमर के प्राइस इंडेक्स क्या है ना कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, तो आप क्या कहोगे, रिटेलर्स पे इफेक्ट रिफ्लेक्ट होगा, रिटेलर्स को उससे क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। समझ रहे हो क्या होता है कि इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्ट है या क्वेश्चन कह सकते हो कि आरबीआई ने क्या किया था। आरबीआई ने 2014 में जो सीपीआई है ना उसको मेजर इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन का क्या किया था, कंबाइंड को ये की फैक्टर माना था कि अब जो भी इन्फ्लेशन आएगा वो किस पे बेसिस पे होगा, सीपीआई। तो आरबीआई एक्चुअली अडॉप्टेड द सीपीआई एज ए कंबाइंड एज द की मेजर ऑफ द इन्फ्लेशन। और एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो फूड का वेटेज, जो फूड का जो वेटेज होता है ना जो कि सीपीआई में होता है वो डब्ल्यूपीआई के फूड वेटेज से ज्यादा होता है। ये चीज ध्यान रखो, क्योंकि देखिए ये तो सीधी सी बात है कि जो चीज डब्ल्यूपीआई में मतलब यहाँ पे बनेगी वही तो कंज्यूमर तक पहुंच रही है ना। लेकिन इसमें अगर आप देखो कि तो मैन्युफैक्चरिंग के आइटम ज्यादा है वेटेज, इसके वेटेज में, और वहीं यहाँ देखोगे ना तो कंज्यूमर ज्यादातर तो फूड जो आइटम है वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं। बाकी के मैन्युफैक्चरिंग बड़े बड़े, मान लीजिए आप कोई मशीन बना रहे हो, लेद मशीन बना रहे हो, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन, लेद मशीन बना रहे हो जो कि जाके कंपनी में, कंपनी के जो कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, तो क्या एक हर इंडिविजुअल थोड़ी ना उसको कंज्यूम करेगा, बड़ी बड़ी कंपनीज को, ट्रक को और इनको। तो इसलिए फूड वेटेज ऑफ सीपीआई इज ग्रेटर देन फूड वेटेज ऑफ डब्ल्यूपीआई। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 से 3 बार, और ये एक फैक्चुअल डेटा है, आप याद कर लो और या फिर समझ के याद करो, ठीक है। सीपीआई क्या बताता है, सीपीआई सिर्फ हाउस होल्ड के जो कंजम्पशन है ना, हाउस होल्ड के कंजम्पशन उसके पैटर्न को बताता है कि लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितना उनके जेब पे भारी पड़ रहा है। वहीं ये जो डब्ल्यूपीआई है वो होलसेल मार्केट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, होलसेल मार्केट, ठीक है, कि थोक के भाव में कितना बिक रहा है, ठीक। अब आप कहोगे सर इनको मेजर कौन करता है अलग अलग को, तो अकेला आदमी तो कोई कर नहीं सकता ना, दोनों चीजों पे ध्यान नहीं दे सकता, तो अलग अलग कर दिया। जो डब्ल्यूपीआई है ना, डब्ल्यूपीआई को मेजर करते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, याद रखना, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आती है, याद रखिए। वही जो सीपीआई है, सीपीआई को सीएसओ बोल सकते हो या एनएसओ बोल सकते हो, अब क्या है इन दोनों का मतलब कह सकते हैं। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, स्टेटिक्स अफेयर्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट, मॉस्पी के अंदर आती है, ठीक है। इसने अपना जो बेस ईयर वो 2012 माना है और 100 रुपए माना है। 100 रुपए मानने का मतलब क्या है, इसको समझो, यानी कि इस पूरे आइटम को है ना, ये जितने भी आइटम्स है टोटल इनको 100 रुपए माना है, इनका जो प्राइस मान लीजिए 100 रुपए है। तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे, वो भी 2012 में देखा था कि 2012 में ये आइटम है, जितने भी आइटम इसके अंदर मान लो कि 500-600 आइटम है, इनके 2012 में 100 रुपए थे, तो अब 2024 में इसके कितने हो गए, 2024 में मान लीजिए 112 रुपए हो गए, तो आप कह दोगे कि 112 रुपए की क्या हो गए, इन्फ्लेशन बढ़ा है। समझ रहे हो। अब बात करते हैं सीएसओ एनएसओ क्या है। देखो पहले एक थी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसको हम क्या बोलते थे, उसको बोलते थे एनएसएसओ, एनएसएसओ। और एक होती थी स्टेटिकल, जो स्टेटिकल ऑफिस होता है ना, सेंट्रल स्टेटिकल ऑफिसर ऑफिस, सेंट्रल स्टेटिकल ऑफिस, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेंट्रल स्टेटिकल ऑफिस, इन दोनों को मर्ज करके अब एक नया बना दिया गया, उसको बोलते हैं एनएसओ, नेशनल स्टेटिकल ऑफिस। अब जो भी सीपीआई रिलीज करता है वो कौन सा ऑफिस रिलीज करता है, एनएसओ रिलीज करता है, इस चीज का ध्यान रखना। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत के एग्जाम में आता है, और इन्फ्लेशन वन ऑफ द मतलब कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे इकोनॉमी में, ठीक है। अब बात करते हैं सीपीआई के बारे में। अब सीपीआई के बारे में हम अलग से पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। सीपीआई क्योंकि बहुत ज्यादा मेजर और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम उसको नेक्स्ट चैप्टर में कवर करें।